हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं तुम्हारा सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि क्लास 6 के साइंस का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे होंगे वायु के बारे में, जो कि आप लोग श्वसन के रूप में यूज करते हैं और हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन हम इस चीज को कभी देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वायु अपारदर्शी अपारदर्शी नहीं है, वो एक पारदर्शी है और उसमें बहुत सारी गैसें मिश्रित होती है, मिली हुई होती है। वायु रंगहीन है, गंधहीन है, उसे हम सूंघ नहीं सकते, लेकिन हम अपने चारों ओर अनुभव कर सकते हैं कि वायु है। अगर वायु नहीं होता तो आज हम लोग श्वसन नहीं कर पा रहे होते और इस धरती पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। तो वायु जो है एक हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण के रूप में काम करता है, यानी कि सतह के चारों ओर रंगहीन गैसों का एक आवरण है और उसी को नाम दिया गया है वायुमंडल। तो ये वायुमंडल जो है वो गैसों का ही एक आवरण है जो कि रंगहीन गैसों का है और इसको हम सूंघ भी नहीं सकते, लेकिन जब हवा कभी तेज चलती है तो हमें महसूस होता है कि वायु हमारे आसपास क्या है, उपस्थित है। यानी कि उस टाइम हमें पता चल रहा होता है कि हमारे चारों ओर वायु चल रही है। ठीक है। और वही वायु जब एक धीरे धीरे चलती है तो उसी को बहते हुए वायु को क्या कहा जाता है, बहती हुई वायु को पवन कहा जाता है। और बहुत तेज जब वायु चलने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आंधी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल क्या होता है, जिसे कि इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो क्या होता है? तो पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी की सतह के चारों ओर फैली रंगहीन गैसों का आवरण होता है। क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के चारों ओर फैली रंगहीन गैसों का आवरण। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पृथ्वी है इसका जो सतह है उसे चारों ओर फैली एक रंगहीन गैसों का आवरण। और रंगहीन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रंग आपको देखने को नहीं मिलता। अगर रंग होता तो शायद ये जो हम आज बोल रहे हैं कि वायु पारदर्शी है तो ये फिर पारदर्शी नहीं रहता। ठीक है, फिर ये अपारदर्शी बन जाता, तो फिर हम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। इसलिए ये गैस जो है ये रंगहीन है और पृथ्वी की सतह के चारों ओर फैली है, जो कि वायुमंडल बनाने का काम करती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी जीव हैं जो श्वसन करते हैं, तो इन वायु में गैसों का मतलब है कि इस वायु में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, और भी बहुत सारे गैस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो गैसों का मतलब हो गया बहुत सारा गैस है। लेकिन जब भी कोई जीव श्वसन कर रहा होता है तो वो उस वायु में से किस चीज का उपयोग करता है, किस गैस का उपयोग करता है श्वसन में, तो वो जो है वो जीव श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। किस गैस का उपयोग करता है? ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो यहां पे लिखेंगे कि हम लोग श्वसन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, श्वसन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जब वायु आराम से बह रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहती वायु को पवन, जिसे कि इंग्लिश में
विंड कहा जाता है, विंड कहते हैं। जो वायु बह रही है उसको विंड कहते हैं। और जब वही वायु क्या हो जाता है, बहुत तेज चलने लग जाता है, तो उसी को आंधी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो इस चीज से क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर हर तरफ वायु फैला है। वायु को ना तो हम सूंघ सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब वायु बहुत तेज चल रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे चारों ओर वायु है, और पेड़ पौधे अपना मूवमेंट दिखाने लगते हैं, पत्तियों में मूवमेंट होने लगता है, पत्तियां टूट के पौधों से गिरने लगती है। तो उस समय क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि वायु बहुत तेज चल रही है। वायु को हम कभी देख नहीं सकते, यह पारदर्शी है और इसे हम कभी सूंघ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जैसे ग्लास है मेरे पास, ठीक है, ग्लास है, इसमें कुछ नहीं है अभी, तो इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। ठीक, क्या है, वायु भरा हुआ है। अब इसमें वायु भरा हुआ है, और लेट्स सपोज कि मैंने अभी इसमें कुछ नहीं था, वायु भरा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं इसमें जल डालूंगा, जल डालूंगा, क्या हो जाएगा, ये भरते जाएगा और वायु जो है वो बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, ये भर गया यहाँ तक, और यहाँ का जो वायु था वो ऊपर चला गया। तो इस प्रकार वो जो वायु ऊपर निकल गया यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं कि जल ने वायु को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि वायु को ऊपर भेज दिया। तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वगामी विस्थापन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी विस्थापन। अभी इस ग्लास में कुछ नहीं था, ग्लास खाली था पूरा, इसमें वायु भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें जल डाला तो जल नीचे आ गया, और ये क्या हो गया, ये वायु ऊपर चला गया। तो इस प्रकार के विस्थापन को, जल ने वायु को विस्थापित किया, तो इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी विस्थापन, अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार के विस्थापन को क्या कहेंगे, अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक हम लोग पहले लिखते हैं कि अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो चीज विस्थापित होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि ऊर्ध्वगामी विस्थापन में, विस्थापित होने वाला चीज जो होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे वायु विस्थापित हो रहा था, तो वायु कहाँ पे जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि विस्थापित होने वाला पदार्थ ऊपर की ओर जाता है। विस्थापित होने वाला पदार्थ ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। यह था ऊर्ध्वगामी विस्थापन। तो जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, जैसे जैसे ग्लास में डाला गया जल वायु को ऊपर की ओर विस्थापित करता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर विस्थापित
ऊपर की ओर विस्थापित करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी विस्थापन। उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी विस्थापन। अब अगर मैं गिलास को उल्टा कर दूं और एक पाइप लगा दूं और आप फूंक मारते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जल नीचे हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अधोगामी विस्थापन, यानी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या हो रहा था? जल वायु को विस्थापित कर रहा था, तो जल नीचे बैठ जा रहा था, फिर वायु ऊपर चला जा रहा था। ठीक, अब इस बार जब आप फूंक मारेंगे गिलास को उल्टा करके, गिलास फुल है, एक कंटेनर में है और पानी के तल से वो क्या है? सटा हुआ है। ठीक है, तो पानी खुद नहीं आएगा उसमें, लेकिन जब आप फूंक मारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उसको वायु रिप्लेस करेगा और जल दूसरे कंटेनर में भरने लगेगा। तो इस बार वायु क्या कर रहा है? जल को विस्थापित कर रहा है। इसको कहेंगे अधोगामी विस्थापन। तो हालांकि इसको जानने का कोई जरूरत नहीं था, मेन जो था ऊर्ध्वगामी विस्थापन वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वायु किन किन चीज़ों में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या मिट्टी में वायु होता है? मिट्टी जो है उसमें वायु की मात्रा उपस्थित है या फिर नहीं? आपने कभी मिट्टी के टुकड़े को, जिसे कि बोलते हैं हम लोग गांव देहात में बोला जाता है ढेला या पत्थर टाइप, तो मिट्टी के टुकड़े को आप, सूखे मिट्टी के टुकड़े को आपने कभी जल में डाला? जैसे आप उसे जल में डालते तो बुलबुला पानी में निकलने लगता है। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि मिट्टी में क्या उपस्थित है? वायु उपस्थित है। ठीक है, तो मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। मिट्टी में क्या होता है? वायु उपस्थित होता है। मिट्टी में क्या होता है? वायु उपस्थित होता है। क्या जल में वायु उपस्थित है? तो हाँ, जल में भी वायु उपस्थित है। तभी तो आज जितने भी जलीय जानवर हैं, जो हमारा मछली है, जितने भी जलीय जानवर हैं, वो जो जल के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जल में श्वसन कर रहा होता है, और श्वसन में वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा होता है। तो जल में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये श्वसन जो है जलीय जीवों का, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाएगा। मनुष्य भले उसमें क्या हो सकता है? श्वसन नहीं कर पाए, क्योंकि मनुष्य के पास वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो जलीय जीव जिसे भगवान ने बनाया है उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली गई हैं, जिसके कारण कि वो जल में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, जल में श्वसन कर सकता है। तो जल में क्या है? जल में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और तमाम तरीके की गैसें देखने को क्या होता है? हमें मिल जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन अगर कर लिए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होता तो जलीय जीव भी नहीं होता, और फिर क्या हो जाता कि जल भी हम लोग पीते हैं तो उससे भी क्या होता है? हमारे शरीर को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जल में क्या होता है? वायु पाया जाता है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट डाल के हम लोग एक दो पॉइंट्स को लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि नोट डाल के हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। नोट डाल के कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला पॉइंट्स कि जलीय जीव जल में घुली वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं,
तो जलीय जीव जो होता है वो श्वसन के लिए जल में घुली वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और जो मानव जाता है समुद्र के अंदर, गोताखोर जिसे बोलते हैं, तो वो उस जल में घुली वायु का उपयोग श्वसन के लिए नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथ एक क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जल के अंदर भी जीवित रह सके। क्योंकि श्वसन में वो जल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। भगवान ने उसके अंदर वो संरचना नहीं बनाया है कि वो जल के अंदर भी सर्वाइव कर सके और जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर सके श्वसन के लिए, लेकिन ये चीज जलीय जीव में भगवान ने बनाया है, तो वो उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य अपने साथ एक वायु से भरी ऑक्सीजन जिसमें होता है उस सिलेंडर को लेके जाता है और वो आराम से जल के अंदर भी श्वसन कर रहा होता है। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे कि गोताखोर श्वसन के लिए, दूसरी पॉइंट, गोताखोर श्वसन के लिए, गोताखोर जो कि समुद्र के अंदर जाता है उसी को बोलते हैं श्वसन के लिए अपने साथ, गोताखोर श्वसन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। गोताखोर जो होता है श्वसन के लिए अपने साथ क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो यहां तक आप लोग थम्स अप दीजिएगा और यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायु की रचना। ठीक है, वायु की रचना यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे पूरा मिटाऊंगा। उसके बाद देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वायु की रचना की। वायु की रचना जो है वो किन किन चीजों से मिलकर हुई है, वायु की रचना, वायु में क्या क्या पाया जाता है, वायु का आयतन क्या है, कौन सा गैस किस परसेंटेज में उसमें उपस्थित है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट आप लोग। तो चलिए, और अगर जो भी नोट डाउन नहीं कर रहा है साथ में, कोई बात नहीं, आपको बाद में लिखना है, आप लोग बाद में लिख सकते हैं। आपको सारे ये जो लिखवाए जा रहे हैं क्लास नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो आप लोग हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो चलाता है उसके लिए बता रहा हूँ, जो लोग भी टेलीग्राम चला रहे हैं टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो भी ज्वाइन हो जाइएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जो है, व्हाट्सअप तो सब चलाता है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ये दो चीज़ ऐसा है, इंस्टाग्राम नहीं भी जुड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो चीज़ तो सब चलाता है लगभग, और अगर चला रहे हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि भाई आने वाले क्लास के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास कब होने वाली है उस पर आपको एक अपडेट मिलता है, एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, क्लासेस कब से शुरू होंगी, कब बंद हो जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आपको अब से मिलना शुरू हो जाएगा, क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, वीडियो की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इनॉक्स अकेडमी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 9th का भी बैच शुरू होने वाला है इंग्लिश मीडियम, तो आप लोग ज्वाइन करके रखें। ठीक है, तो वायु की रचना की हम लोग जब बात करते हैं तो वायु की रचना की बात कर लेते हैं और हेडिंग लगा लेते हैं वायु की रचना। ये वो रचना नहीं है, यहाँ पे रचना का मतलब हुआ बनावट, वायु की रचना। ठीक है, तो वायु की रचना कैसे हुई थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक, तो वायु जो है हमारा
वायु की रचना की बात करते हैं तो 18वीं सदी के जो लोग थे उस टाइम, पहले के जो लोग थे उस टाइम ये समझते थे कि वायु जो है केवल एक ही गैस का मिश्रण है, ठीक है। एक ही पदार्थ का क्या है, एक ही पदार्थ है, यानी कि मिश्रण भी नहीं, एक ही पदार्थ है, मतलब गैस है। वायु में सिर्फ एक ही पदार्थ है, उनका मानना था, और वो ऑक्सीजन है, जिनकी वजह से हम लोग श्वास ले रहे हैं, बस वही है वायु और कुछ भी नहीं है। उस टाइम हो सकता है उन्हें ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं पता हो, लेकिन आज आज इतने वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया तो आज हमें बहुत कुछ पता है वायु के बारे में। अब पता चल जाता है कि वायु एक ही पदार्थ नहीं है, मतलब एक ही गैस नहीं है। वायु में अनेक प्रकार के गैस हैं, वायु में अनेक प्रकार की गैस मिले हुए हैं, इसलिए इसे गैसों का मिश्रण कहा जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कुछ जलवाष्प है, कुछ अन्य गैसें भी इसमें देखने को हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि वायु जो है हमारा क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे लिखेंगे वायु वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। अब ये अनेक गैस कौन कौन से हैं भाई, अनेक गैस कौन कौन से हैं? तो अनेक गैस हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ अन्य गैस भी होता है, और जलवाष्प होता है, जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प होता है। क्या क्या होता है, अन्य गैस की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। तो ये जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो ये दो जो है, जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये क्या है, ये तत्व है। क्या है, ये तत्व है, तत्व है, ये तत्व है, ठीक, ये तत्व है, ये दोनों तत्व है, और ये जो है ये यौगिक है, ये यौगिक है। अब ये तत्व और यौगिक क्या होता है, तो ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग आगे जाएंगे तो आपको आगे पढ़ना है। बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो तत्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वो यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक है, ये तत्व है और ये यौगिक है, ठीक, क्या है, ये तत्व है और ये यौगिक है। इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और इसको कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे बताने का, समझाने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्लास बेकार में लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। बस आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, तत्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो जलवाष्प है वो यौगिक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि वायु जो है हमारा वो रंगहीन है और दृश्य गैसों से मिलके बना है, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक, और पारदर्शी है। तो ये इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि वायु जो है हमारा, वायु, वायु जो है वो क्या है, वो हमारा अदृश्य रंगहीन, अदृश्य रंगहीन तथा पारदर्शी है, अदृश्य रंगहीन तथा पारदर्शी है। वायु क्या है, वायु अदृश्य रंगहीन तथा पारदर्शी है। ना तो हम इसे देख सकते हैं, और ना मतलब ना इसे देख सकते हैं, और ना इसमें कोई क्या होता है, गंध होता है या फिर सुगंध होता है, ना इसे सूंघ सकते हैं, ठीक है, हम बस अनुभव कर सकते हैं। तो भैया हम श्वास जो ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो क्या हर वक्त हमें वायु में सेंट आता है? नहीं, वो आता कब है, उस चीज के अनुसार। जब आप अच्छी चीजों को के पास जाएंगे तो वो उसका गंध, वो उसका सुगंध है, ठीक है। तो
और बुरी चीज़ों के पास जाएंगे तो वो उसका दुर्गंध है। तो चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप सुगंध वाले चीज़ के पास जा रहे हो या फिर दुर्गंध वाले चीज़ के पास जा रहे हो, तो वो उसका गंध है, उसका सुगंध है, उसका दुर्गंध है। वायु का अपना कोई भी गंध नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग अब देख लेते हैं कि वायु जो है हमारा वो अदृश्य है, रंगहीन है और पारदर्शी है। और वायु के आयतन की बात कर लेते हैं कि वायु में कौन सा गैस कितना पाया जाता है, वायु का आयतन क्या है। वायु का जो है वो आयतन क्या है। तो यहां पे बात करते हैं कि तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि वायु में जो हमारा पाया जाता है वो है, सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। उसके बाद वायु में कुछ पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस प्लस जलवाष्प भी इसमें होता है। ठीक है, अन्य गैस प्लस जलवाष्प। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारे वायु में कितना है? 78%। कितना है? 78%। ठीक। जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो मात्रा है वो है 21%। कितना है? 21%। ठीक, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो मात्रा है वो है 0.9%। 0.9%। ठीक। और अन्य गैस व जलवाष्प जो है इसका है 0.1%। 0.1%। 0.1%। लेकिन ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन ये वायु की पूर्णता रचना नहीं है। वायु जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप शहरी क्षेत्र में मतलब जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। लेकिन बात करें अगर हम लोग जब शहरी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शहरों में ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, बहुत सारी चीज़ें जलते हैं। तो जलने सड़ने या फिर गलने के पदार्थों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है। और शहरों की जनसंख्या ज़्यादा है, पेड़ कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं। पेड़ कम है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं बन पाता है। इस कारण से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या में मात्रा में वहाँ पे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल जाता है। तो हर जगह पे क्या होता है कि ये वेरिएबल करता है। अब मैं जैसे बात करूँ जलवाष्प 0.1% मैंने लिखा अभी, लेकिन गर्मी के समय में जलवाष्प कम होता है। जब बरसात का मौसम आता है तो वायु में जलवाष्प जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वायु में जलवाष्प क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मौसम के अनुसार, स्थान के अनुसार वायु की रचना भी बदलते रहती है। उसका जो संख्या या फिर प्रतिशतता है किसी भी गैस का वो बढ़ते या फिर घटते रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका की उपयोग हम लोग करते हैं श्वसन के लिए, और वो गैस है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो चलिए आपका हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा। अब सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन वायु का ही एक कंपोनेंट है, एक अवयव है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वायु एक बहुत ही सक्रिय तत्व है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों तत्व हैं। तो वायु में जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या है, यह एक काफी सक्रिय तत्व है। क्या है, यह एक सक्रिय तत्व है। यानी कि सक्रिय तत्व है, इसका मतलब क्या हो गया, तो पहले यह लिख लेते हैं कि यह एक सक्रिय तत्व है। सक्रिय तत्व है। अब केमिस्ट्री में इसका मतलब हो जाता है, सक्रिय तत्व होने का मतलब अगर कोई भी तत्व एक्टिव है यानी कि वो सक्रिय है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब हिंदी में बोलते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेगा, और अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट को बनाता है, नए उत्पाद को बनाता है। हालांकि ये सब चीज़ आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9th वगैरह में पढ़ोगे, जाके 9th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 7th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 10th 11th 12th, तो उसके बाद फिर पढ़ते चले जाओगे भाई। और अगर आप लोगों में से केमिस्ट्री किसी ने ले लिया तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यह एक सक्रिय तत्व है, और जो तत्व सक्रिय है वह रिएक्शन में भाग लेगा यानी कि अभिक्रिया में भाग लेगा। और जब वह अभिक्रिया में भाग लेगा तो वह एक क्या बनाएगा, वह नए प्रोडक्ट को बनाने का काम करेगा। ठीक है, हालांकि ये सभी चीजें बाद में पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है कि यह एक सक्रिय तत्व है और यह क्या करता है, यह भाग लेता है अभिक्रिया में। तो यह चीज लिखेंगे, यह अनेक पदार्थों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। यह अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। या क्या करता है, अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने का काम करता है। और यह जो है ज्वलन में भी भाग लेता है। ज्वलन मतलब पदार्थ, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग जलाते हैं, उसमें आग लगाने का काम करते हैं, तो वह ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में क्या होता है, जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। ठीक है, उसी के ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कोई भी वस्तु जलती है, यानी कि यह क्या होता है, दहन का पोषक है। और ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, लेकिन वस्तुओं को जलाने का काम करता है, इसलिए यह दहन का पोषक है। ठीक, गैस खुद नहीं जलेगा लेकिन उसके ही प्रेजेंस में वस्तु क्या होगा, जलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह ज्वलन में भी भाग लेता है। यह क्या करता है, यह ज्वलन में भी भाग लेता है। यह ज्वलन में भी क्या करता है, भाग लेता है। ज्वलन को हम लोग दूसरी भाषा में दहन भी कहते हैं। ज्वलन को क्या कहते हैं, दहन भी कहते हैं। ज्वलन को दहन भी कहा जाता है। ज्वलन को क्या कहा जाता है, दहन भी कहा जाता है। ठीक है, ज्वलन को दहन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ज्वलन है या फिर दहन है, इसके आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक होता है दाह्य पदार्थ, ज्वलन के आधार पर बात करें तो एक होता है दाह्य पदार्थ और एक होता है दहन का पोषक। तो दोनों में अंतर क्या है भैया, दाह्य पदार्थ वो होता है जो कि जलने वाला पदार्थ होता है, उसी को दाह्य पदार्थ कहने का काम हम लोग करते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ जलेगा, जो पदार्थ ज्वलनशील होगा, उसको दाह्य पदार्थ बोलेंगे, और जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ जल रहा है उसको दहन का पोषक बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो वस्तु जल रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो वस्तु जल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा एक दहन का
पोषक हो गया। दहन का क्या हो गया? पोषक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो जलने वाला जो पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं? जलने वाले पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जो जलने वाला पदार्थ है उसको हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। और दूसरा, दहन का जो पोषक है वो क्या होता है? तो दहन का जो पोषक है वो है भैया हमारा कि वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन होता है। तो वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में क्या होता है? दहन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दहन का पोषक। तो दहन का पोषक जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, ये वस्तुओं को जलाने में मदद करता है, इसलिए यह क्या है? दहन का पोषक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता। ऑक्सीजन क्या होता है? स्वयं नहीं जलता है, स्वयं नहीं जलता है, परंतु ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, परंतु यह दहन का पोषक है। दहन का पोषक है, परंतु यह क्या है? दहन का पोषक है। यह क्या है? दहन का पोषक है। तो दहन का पोषक जिसकी उपस्थिति में वस्तु का दहन होता है। तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति में वस्तु का दहन हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? वस्तु का दहन हो रहा है। तो यहाँ पे भैया ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए? दहन का पोषक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। और अगर वह ऑक्सीजन नहीं हुआ वातावरण में तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है? क्या होगा? नहीं जलेगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूँ कि जिसे मैं समझाने के लिए एक चीज लेके आया कि देखो, इसे यहाँ पे क्या हो रहा है? मोमबत्ती आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, मोमबत्ती क्या हो रहा है? जल रहा है। ठीक, मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये मोमबत्ती जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन दहन का पोषक है। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो जल रहा है, यहाँ इस रूम में वायु उपस्थित है और उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक, तो यहाँ पे मोमबत्ती ये जल रहा है। ठीक, लेकिन अगर क्या करूं मैं, इसमें जो इसके पास जो आ रहा है ऑक्सीजन, उसको मैं आना बंद कर दूं तो क्या ये बुझ जाएगा? क्या ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, क्या वो अगर कर दूं मैं तो ये जलना बंद हो जाएगा? तो यहाँ पे मैंने ये रखा और देखो ये जलना इसका बंद हो गया। ये क्या हो गया? बंद हो गया। इसका जलना बंद हो गया। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आना बंद हो गया। तो जब ऑक्सीजन आना बंद हो गया तो इसका जलना भी बंद हो गया। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वो दहन का पोषक है। ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कोई भी चीज जलता है। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे मोमबत्ती में क्या हुआ? मोमबत्ती को मैंने जलाया। ठीक, मैंने मोमबत्ती को क्या किया? जलाया। ठीक, मोमबत्ती को मैंने जलाया, यहाँ पे मोमबत्ती जलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो रहा है? जल रहा है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए ये जल रहा है। लेकिन ये जलता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जलता हुआ दिख रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये ग्लास रख दूं
कुछ देर के बाद इसका जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे देखो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया, इसी कारण से इसका जलना भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब किसी भी वस्तु में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसका जलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वो उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा था। तो उसमें क्या था, उसके पास ऑक्सीजन था तो वो जल रहा था, और ऑक्सीजन जैसे ही मैंने ग्लास डाला वो जलना बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन उसके पास खत्म हो गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, तो इस वजह से वो बंद हो गया। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि दहन का पोषक है, जिसके कारण क्या हो रहा था कि मोमबत्ती जल रहा था। तो अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन में क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग चेंज करते हैं और लगाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये भी क्या है, ये भी एक तत्व है। ठीक, आप लोग हेडिंग को चेंज कीजिए और लगाइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन जो है वो एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को हिंदी में नोबेल गैस कहते, इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं। और ये नोबेल गैस क्या होता है अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक याद रखना ये कि यह एक तत्व है, उसमें भी अक्रिय गैस है, और यह ना तो दाह्य है और ना ही दहन का पोषक है। यानी कि अगर ऑक्सीजन में, अब मतलब कि जैसे कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए वायुमंडल से तो वस्तुओं का जलना बंद हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन खत्म हो जाए तो वस्तुओं का जलना बंद नहीं होगा। ठीक है, वस्तुओं का क्या होगा, जलना बंद नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वायुमंडल से नाइट्रोजन खत्म हो जाए और सिर्फ ऑक्सीजन बचे, तो अभी जैसे कि मैंने आग लगाया यहाँ पे, थोड़ा सा भी कुछ में आग लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरे पृथ्वी पे बहुत ही तेज रफ्तार से फैलेगा, और उसे फिर बुझाना, उसका नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो बनाया उसमें 78% नाइट्रोजन डाला और 21% ऑक्सीजन है। श्वसन तो हो जा रहा है, लेकिन जब कभी आग लगता है तो वो बहुत धीरे धीरे फैलता है, उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, उसे बुझा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के प्रेजेंस से वह क्या होता है, वो आग बहुत ही तेज नहीं फैल पाता, वो धीरे धीरे फैल रहा होता है। और अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वही आग एक विशाल रूप ले लेगी तुरंत ही, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है। सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से वो बहुत ही जल्द रफ्तार से, बहुत ही तेज रफ्तार से पूरे पृथ्वी पे फैल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। वायुमंडल जो है हमारा, उसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन जो है हमारा वो बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए यह जो आग फैलने का काम है वो बहुत धीरे होता है, और यह ना तो क्या है, ना तो दाह्य है और ना ही दहन का पोषक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को हिंदी में नोबेल गैस कहते हैं, इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक अक्रिय गैस है। क्या है, यह एक अक्रिय गैस है। यह ना तो दाह्य है, यह क्या है, यह ना तो दाह्य है और ना ही दहन का पोषक है। यह ना तो दाह्य है, ना दहन का पोषक है। क्या है, यह ना तो दाह्य है और ना ही दहन का पोषक है। ठीक, और यहाँ पे वायुमंडल में जो है हमारा, वायुमंडल जो है उसमें क्या है, वायुमंडल में
वायुमंडल में ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है। क्या होता है कि वायुमंडल जो है हमारा, उसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है और ये क्या है। तो यह जो है वायुमंडल में कितना परसेंटेज, मैंने अभी बताया था कि 71% है। तो यह लगभग जो है, यह लगभग नाइट्रोजन जो है वो लगभग कितना है, 4/5 भाग वायु का घेरती है। यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, क्या करती है, 4/5 भाग वायु का घेरती है। 4/5 भाग घेरने का काम करती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा गोताखोर होता है वो जब समुद्र के अंदर जा रहा होता है तो क्या होता है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे पर्वतारोही जो होता है, जो पर्वत पे चढ़ता है उसी को पर्वतारोही कहते हैं। पर्वतारोही, पर्वतारोही। ठीक, पर्वतारोही जो होता है वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। और क्यों लेके जाता है पर्वतारोही, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है। पर्वतारोही जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है। क्यों लेके जाता है, क्योंकि पर्वतारोही जो होते हैं वो धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक। तो अब ये बात ये है कि जैसे जैसे हम लोग धरती के ऊपर, यानी कि धरती जो हमारा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें, तो वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है। क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है, वस्तु को अपनी की ओर खींचता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु का क्या होता है, आयतन घटता है। और जैसे जैसे आयतन घटेगा वायु का, तो वहां पे ऑक्सीजन भी घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, जिस कारण से वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो बात कर लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, नोट डाउन हो चुका होगा। और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है।
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु में उपस्थित होता है और यह एक वायु का ही अवयव है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है वायुमंडल में। क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है वायुमंडल में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में होता है। वायुमंडल में अल्प मात्रा, अल्प मात्रा मतलब बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि जैसे कि 0.03%। कितना? 0.03% में रहता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अल्प मात्रा में रहता है। और ये कब मुक्त होता है? जब हम लोग दहन कर रहे होते हैं, किसी भी वस्तु को जला रहे होते हैं, कोई वस्तु सड़ रहा होता है, कोई वस्तु गल रहा होता है, तो उस समय ये क्या हो रहा होता है? वायुमंडल में मुक्त हो रहा होता है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी जंतु, कोई भी जानवर श्वसन कर रहा होता है, ऑक्सीजन को ले रहा होता है, और जब वो अपने श्वास को बाहर छोड़ रहा होता है, तो उस समय क्या हो रहा होता है कि उस समय उसके श्वसन से जो बाहर निकलती है वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे बच्चा। क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है राजा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्वसन और दहन के समय, श्वसन और दहन के समय, दहन और श्वसन के समय यह गैस वायु में मुक्त होती है। वायु में मुक्त होती है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ भी रहे हैं। तो उसी समय ये गैस में क्या हो जाता है? वायु में मुक्त हो जाता है। वायु में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ठीक, तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक, और जो छोड़ रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहे होते हैं। तो श्वसन में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? श्वसन में कर रहे होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाई ऑक्साइड को मुक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहे होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। श्वसन किसे कहते हैं? यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। यहाँ तक आपका हो गया होगा नोट डाउन। आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर एक पॉइंट्स और लिखेंगे हम लोग इसी में। कि कार्बन डाइऑक्साइड कब कब निकलता है श्वसन और दहन के अलावा? कि जब कोई वस्तु सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, या फिर जल रहा होता है, उस समय यह गैस मुक्त होती है। वस्तुओं के सड़ने, गलने व जलने पर यह गैस मुक्त होती है।
वस्तुओं के जलने, ठीक है, वस्तुओं के जलने, वस्तुओं के जलने, सड़ने, सड़ने व श्वसन के समय, यह गैस मुक्त होती है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु सड़ेगा, जलेगा, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। उस समय क्या होता है, मुक्त होता है। अब जलने का मैं बात करूं तो जैसे कि हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी, कोयला, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, ठीक है, आदि आदि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे अपने पास, जो कि जो कि जल रहे होते हैं। सड़ने की मैं बात करूं तो ये होता है, पेड़ पौधे जब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे वो जीव जंतु, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो भी धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है। उसी को क्या कहेंगे कि उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, वातावरण में मुक्त हो रहा होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का नोट डाउन हो चुका होगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक दो पॉइंट्स और लिखेंगे नोट डाल के, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वायु, तो ये सभी जितने भी चीज़ों के बारे हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, धूप हो, धूल हो, धुआं हो, जो कि वायु में प्रेजेंट होता है, और ये सभी तो वायु का कंपोनेंट्स था। जो काम है ओरिजिनल वायु का, वो क्या क्या काम है, वायु का उपयोग किस लिए होता है, किन किन चीज़ों में हम लोग वायु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायु का उपयोग क्या क्या है। तो वायु में इन सभी चीजों के अलावा, नोट डाउन कीजिए पहले आप लोग, तो वायु में इन सभी चीजों के अलावा जलवाष्प भी होता है, लेकिन एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही जल होता है, जलवाष्प वायु में क्या हो सकता है, घुल मिल सकता है। ठीक, वायु में धूल भी होता है, वायु में धूल कण भी होते हैं, धुआं भी होता है। तो ये सभी चीजें वायु में उपस्थित होता है। धूल, हमारे जो अगल बगल के पदार्थ हैं, धूल जैसे कि चिमनी का भट्ठा हो गया, इन सभी चीज़ों से धूल वायु में आता है। धुआं, जैसे कि बहुत सारी पदार्थों को जलाने से इंडस्ट्रीज के जो धुएं होते हैं, इंडस्ट्रीज का जो धूल होता है, तो वो सभी चीज़ें वायु में देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप श्वास लीजिए, तो बहुत लोग मुंह से भी सांस लेता है, हालांकि जो कि गलत है, मुंह से सांस नहीं लेना। जब भी आप श्वास लीजिए तो नाक का उपयोग करें, क्योंकि नाक भगवान ने श्वास लेने के लिए ही बनाया है। तो श्वसन के लिए नाक का उपयोग करें, ताकि नाक में जो आपके बाल हैं, वो जो आपका धूल कण है, उसको अंदर जाने से रोकता है। नाक में आपका जो म्यूकस है, वो धूल उसमें जाके चिपक जाता है और आपके शरीर में प्रवेश करने से बच जाता है। लेकिन जब आप मुंह से श्वास ले रहे होते हैं, तो वो धूल डायरेक्ट आपके शरीर में जा रहा होता है, आपके फेफड़ों में जा रहा होता है, आपके लंग्स में जा रहा होता है। तो उससे क्या होता है, आपका शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए कभी भी श्वसन में मुख का उपयोग ना करें, मुंह से सांस लेने की कोशिश ना करें। डायरेक्ट नाक से सांस लें, नाक से सांस छोड़ें। जो चीज़ भगवान जिसके लिए बनाया है, उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए तो बेटर है। हालांकि कुछ लोगों में आदत होता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको तोड़ना है, धीरे धीरे खत्म करना है। डायरेक्ट आप लोग नाक से सांस लो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका हो गया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, तो फटाफट थम्स अप दे दीजिएगा और हम लोग आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, वो वायुमंडल में संतुलित, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहता है, ऐसा कैसे? तो जब भी हम लोग श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो
यहाँ पे जो पौधा जो है हमारा, जो पौधा है जिसे कि हम लोग आज बहुत तेज रफ्तार से काट रहे हैं, उसका काम क्या है? तो उसका काम ये है कि जब हम लोग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो अपना भोजन जब बना रहा होता है, तो उस समय वो उस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है अपने भोजन के बनाने के लिए, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है, मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण का उपयोग करता है और जल का उपयोग करता है और अपना भोजन बनाता है। मेन बात हम लोग वायु की कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो वायु उपयोग कर रहा है भोजन बनाने के लिए, जिस गैस का उपयोग कर रहा है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो अपना भोजन बना रहा होता है, तो भोजन में क्या बनाता है? वो तो ये नहीं है कि दाल भात चोखा अचार बनाएगा, रोटी सब्जी बनाएगा, पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे बनाएगा, नहीं। वो जो भोजन बनाता है वो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के साथ साथ वो क्या करता है, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी मुक्त करने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। आज जो हम लोग जंगल काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना है। तो आपसे जितना पॉसिबल है उतना पेड़ लगाने का काम करें। श्वसन के लिए बहुत जरूरी है। अभी वातावरण वायुमंडल जितना भी गंदा हो चुका है, उसको साफ कर सकता है कोई, तो वो पेड़ पौधा ही है हमारा। दूसरी चीज कि श्वसन के लिए जो है, सिर्फ पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे? अगर हम लोग सांस नहीं लें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करें, तो वो खाना नहीं बना पाएगा, और वो खाना नहीं बना पाएगा तो हम लोग फिर श्वसन नहीं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, फिर हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको लगता है कि आप अगर पेड़ काट के जीवित रह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। आप बिना पेड़ के जीवित नहीं रह सकते हो, धरती पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ये रियलिटी इस क्लास में, इस चैप्टर में दिया हुआ है आपका, कि साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे व जंतु श्वसन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है मनुष्य के श्वसन में, और मनुष्य का भी बहुत बड़ा रोल है पेड़ पौधों के जीवित रहने में, उनका भोजन बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखने का। ठीक है, यहाँ पे नोट डालेंगे और कुछ पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे। नोट डाल के कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, और वह पॉइंट्स है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कर भोजन बनाते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले भोजन में क्या बनाता है, तो भैया ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है राजा? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज। और यही प्रोसेस जब हो रहा होता है, तो जब भोजन बन गया होता है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को मुक्त करता है कहाँ? वायुमंडल में, जिसके वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? मुक्त करता है।
ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि पौधे व जंतु श्वसन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाएगा, भोजन में ग्लूकोज बनाता है, और जब वह भोजन बन जाता है तो उसमें ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, कुछ जल भी निकलता है। ठीक है, पौधे व जंतु श्वसन के लिए एक दूसरे पर उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वायु का उपयोग देखते हैं, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए, आपका यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं वायु के उपयोग, कि वायु के कौन कौन से उपयोग हैं। ठीक, वायु के कौन कौन से उपयोग हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब रूम में बहुत सारा लाइट बंद हो, मतलब अंधेरा हो जाता है, और आपने कभी फ्लैश जलाया होगा तो देखा होगा कि उसमें बहुत सारा धूल का कण और धुआं जो है आपको टॉर्च के लाइट में बहुत सारा पार्टिकल्स इधर उधर होते दिख रहे होंगे। वो क्या होता है? वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वायु में डस्ट पार्टिकल्स भी होता है। अब हम लोग टॉप चैप्टर को क्या मतलब कि क्या करते हैं, हेडिंग को चेंज करते हैं और आगे देखते हैं कि वायु के उपयोग। तो वायु के कौन कौन से उपयोग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वायु का उपयोग, ठीक है। तो जैसा कि पता होगा, हर व्यक्ति को यह पता है कि प्राकृतिक संसाधन में दो संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। पहला संसाधन जल। जल का भी हम लोग खूब उपयोग करते हैं, पीने में, नहाने में, खेतों की सिंचाई करने में। अलग अलग विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं जल के। कृषि में उपयोग किया जाता है, उद्योग में उपयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग किया जाता है जल का। और दूसरा वायु, श्वसन के लिए आदमी भर भर के, आज जितना भी प्राणी है धरती पे, जितना भी लिविंग थिंग्स जो कि श्वास लेने का काम करते हैं, और हर लिविंग थिंग्स में यह है कि वो श्वसन करता है। तो जब श्वास लेने का काम करता है तो वो क्या कर रहा है? वायु का उपयोग कर रहा है और जल का भी उपयोग कर रहा है। तो वायु और जल ये दो ऐसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जिनका उपयोग प्राकृतिक संसाधन में सबसे ज्यादा हो रहा है। इन दो संसाधनों का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि, हालांकि मैं लिख ही देता हूं, मैं सोच रहा था छोड़ दूंगा। वायु व जल, वायु व जल सर्वाधिक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? वायु व जल सर्वाधिक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। यहां तक क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब बात करते हैं कि वायु के उपयोग क्या क्या है। वायु के उपयोग क्या क्या है? तो वायु के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं,
और पहला उपयोग जो हमारे सामने आ जाता है वो है भैया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पहला उपयोग यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है पौधा और उसका क्या करता है उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को अपना भोजन तैयार करने योग्य बनाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज होगा प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा चीज जो है श्वसन, ठीक है। दूसरा चीज क्या है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक। तीसरा जो है तापमान नियंत्रित करना, तापमान नियंत्रित करना, तापमान नियंत्रित करना। अब तापमान कैसे नियंत्रित करेगा, तो वायु का द्वारा, तो वायु जो है ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। तो वायु द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, वायु द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है दिन के समय, और रात के समय पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसको रोकने का काम करता है, ताकि रात बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और दिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसलिए वायु को अवशोषण करने का काम ये करता है, ठीक। चौथा जो हमारा है वो है सुनना, यानी कि सुनना मतलब सुनने में किस प्रकार वायु हमारा मदद करता है। चौथा सुनने में किस प्रकार वायु हमारा उपयोग मतलब मदद करता है। तो सुनने में वायु के कंपन के द्वारा, वायु के कंपन के द्वारा वायु के कंपन के द्वारा हम सुन पाते हैं, एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये सुनने में भी हमारा मदद कर रहा है। पांचवा संपीड़ित वायु। संपीड़ित वायु क्या होता है भैया, संपीड़ित वायु, ठीक है। संपीड़ित वायु, हालांकि ये संपीड़ित ऐसे नहीं होगा बच्चा, संपीड़ित वायु, मुझे भी लग रहा था कि संपीड़ित वो गलत लिखा हुआ है। संपीड़ित वायु, मिस प्रिंटिंग हो गया मेरे से। संपीड़ित वायु, तो संपीड़ित वायु कब उपयोग होता है, तो टायरों को फुलाने में। कब उपयोग होता है, टायरों को फुलाने में, यानी कि टायर मतलब ट्यूब जो होता है वो साइकिल के अंदर चक्कों में, तो कार बस आदि के ट्यूब जो होते हैं उनको फुलाने में, ठीक है। और एक जगह और उपयोग होता है, वो है कि जो मशीन, जो यंत्र होता है छिड़काव करने वाला, उसमें भी इसका उपयोग
होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे छिड़काव करने वाले यंत्र में, छिड़काव करने वाले वाले यंत्र में। ठीक है, तो संपीड़ित वायु छिड़काव करने वाले यंत्र में, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग 2 पॉइंट्स और देखेंगे कि वायु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे। तो फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पहला उपयोग प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण होने का काम होता है। दूसरा श्वसन, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो वायु में ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। तीसरा तापमान नियंत्रण करना, वायु उष्मा को अवशोषित करने का काम करता है और रात में रोकने का काम करता है। सुनना, वायु के कंपन द्वारा हम एक दूसरे को सुन पाते हैं। जब वो बोलता है तो हमारी वाइब्रेशन होता है उसमें, और फिर वो क्या होता है, हम लोग उसे सुन पाते हैं। संपीड़ित वायु टायरों को फुलाने में उपयोग किया जाता है, और छिड़काव करने वाला जो यंत्र है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और बात देखते हैं छठा और सातवां पॉइंट हमारे लिए क्या है। तो जो हमारे पास छठा पॉइंट है वो, तो यहाँ पे जो छठा पॉइंट है वो है कुछ गैसों के स्रोत के रूप में, कुछ गैसों के स्रोत के रूप में वायु काम करता है। स्रोत के रूप में क्या करता है, वायु काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, कुछ गैसों के स्रोत के रूप में वायु कैसे काम करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, वायु से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन गैस कहाँ से प्राप्त होता है, तो वायु से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन गैस वायु से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वायु से प्राप्त होता है, वायु से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, और इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है, तो इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग यूरिया और अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में किया जाता है। किस किस उर्वरक बनाने में, यूरिया और अमोनियम सल्फेट। इस नाइट्रोजन का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग यूरिया व अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में उपयोग। ठीक है, यूरिया व सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ गैसें हैं जो कि जैसे कि ऑर्गन वो अन्य गैसें हैं, वो अन्य गैसें क्या होती हैं, ऑर्गन वो अन्य गैसें भी वायु से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ऑर्गन वो अन्य गैसें भी वायु से ही प्राप्त। ठीक, ऑर्गन और अन्य गैसें भी वायु से ही प्राप्त होता है। ऑर्गन का काम क्या होगा, आपको पता होगा कि इसे क्या किया जाता है, ट्यूबलाइट्स या फिर बल्ब में डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और अब हम लोग देखते हैं जो कि हमारा लास्ट है, और वो है कि भैया सातवां पॉइंट। और सातवां पॉइंट क्या है, तो सातवां पॉइंट जो है हमारा वो है पवन के उपयोग, मतलब कि वायु का उपयोग। तो इसका उपयोग पवन के रूप में, तो पवन के रूप में, ठीक है, पवन के रूप में इसका उपयोग कब होता है, जब तो पहला जो है बादल का, पवन के रूप में जब इसका उपयोग होता है तो बादल जो है वो पवन के साथ गति करता है। बादल का गति करना,
कब करता है? पवन के साथ ये गति करता है, यानी कि वायु के साथ ही ये गति करता है। ठीक है, पवन ग्लाइडर व पैराशूट, पवन ग्लाइडर व पैराशूट को चलाने में मदद करता है। पैराशूट चलाने में, ठीक है, पवन ग्लाइडर व पैराशूट को चलाने में। फूल के अंदर जो बीज होते हैं, फूल के अंदर क्या होता है? जो बीज होता है और परागकण होता है, उसको इधर उधर फैलाने में ये मदद करता है। जब वायु बह रही होती है या फिर चल रही होती है, तो यानी कि जब पवन चल रहा होता है तो उससे क्या होता है कि फूल के जो परागकण या फिर बीज होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं और उससे नए पौधे जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ठीक है, तो पवन ग्लाइडर वो पैराशूट चलाने में, और यहां पे लिखेंगे कि बीजों व परागकणों को फैलाने में, फैलाता है। बीजों व परागकणों को क्या करता है? फैलाने में मदद करता है। ठीक है, पक्षियों और कीटों को, पक्षी और जो कीट है उसको उड़ने में मदद करता है। यहाँ पे लिखेंगे पक्षी व कीटों को उड़ने में, उड़ने में। और यहाँ जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा? पवन चक्की को घुमाने में, पवन चक्की को घुमाने व, पवन चक्की को घुमाने वो आटा चक्की, पवन चक्की जो है उसको घुमाता है वो आटा चक्की को चलाने में, आटा चक्की को चलाने में। तो ये था कुछ वायु के उपयोग, और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि कुछ गैसों के रूप में मैंने 5 तक पढ़ा दिया था, अब छठा जो है वो यहाँ से कुछ गैसों के स्रोत के रूप में नाइट्रोजन गैस वायु से प्राप्त होता है। यूरिया और अमोनिया सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑर्गन व अन्य गैसों में भी वायु का उपयोग, मतलब वायु से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पवन, बादल जो है वो गति करता है, पवन ग्लाइडर को चलाने में मदद करता है, बीजों के परागकण को फैलाने में मदद करता है, और पक्षियों को क्या करता है? उड़ने में मदद करता है, और पवन चक्की को चलाने में, घुमाने में, आटा चक्की को चलाने में ये क्या करता है? मदद करता है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में? बेसिकली ये पॉइंट जो थे ये था पवन ग्लाइडर के बारे, पवन के बारे में, वायु के उपयोग के बारे में ये सातों पॉइंट था। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 1.5 घंटे का हो चुका है। तो मिलेंगे हम लोग आपसे अगले लेक्चर में, जो कि आपका 19 होगा। आप उसे खुद से पढ़ के आइएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेन टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा। बाकी उसमें कुछ समझने का नहीं है, कचरा का निपटारण कैसे करना है, क्या है, वो सभी आप खुद पढ़ लेना, 19 चैप्टर में पढ़ा दूंगा। बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इनॉक्स एकेडमी को, और अपनी जो भी रिलेटिव्स हैं जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय।